क्या इस मौके पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि भारत का ये जो शर्मनाक है स्याह चेहरा दुनिया के सामने दिखाया जाए और उनको बताया जाए कि पाकिस्तान पर तो ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि जी यहाँ से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होती है, लेकिन असल दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला दूसरे ममालिक की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाला मुल्क जो है वो भारत है। बहुत अहम सवाल आपने किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ भारत का तर्ज अमल बल्कि जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो जंग चल रही है उसमें भी भारत की उसकी जानिब पॉलिसी और तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम और बर वक्त एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है तीन एतबार से। पहली बात जो कि मैडम ने भी पहले मुझसे सवाल किया कि देखिए, कश्मीर के मसले को अगर आप देखें तो जो हमारा नैरेटिव है कश्मीर के हवाले से आलमी सतह पे, उसकी चार उसके पिलर्स हैं, चार उसके सतून हैं, और वो चारों आर्गुमेंट्स कमा हक़्क़हू पूरी तरह फ़लस्तीन के हवाले से, मसले फ़लस्तीन के हवाले से भी रेलेवेंट नजर आते हैं। अच्छा। और वो चार सतून क्या हैं? पहली बात ये है कि देखिए, मुस्लिम मेजॉरिटी की आबादी का खित्ता है, नंबर 1। नंबर 2, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि यूएन रिकॉग्नाइज्ड है। नंबर 3 के उसके ऊपर बेशुमार तकरीबन 75-76 साल से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं। और नंबर 4 ये कि उसके ऊपर फौजी जबर के जरिए से ज़बरदस्ती गैर मुस्लिम फौजें जो हैं उनके जरिए से काबिज हैं। और नंबर 5 के वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं और ज़िंदगी जो है बहुत तंग हो चुकी है। तो ये पांचों जो टूल किट है इसराइल की गजा के अंदर और जो भारत की टूल किट है मकबूजा कश्मीर के अंदर, ये आइडेंटिकल है। तो जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में जब फ़लस्तीन का मसला उठाते हैं तो दरअसल जिस दलाइल को हम पेश करते हैं वही दलाइल कमा हक़्क़हू मकबूजा कश्मीर पे अप्लाई होते हैं, नंबर 1। तो इसके जरिए से आज आपने वज़ीर आज़म का भी जो बयान देखा उसमें ये रेफरेंस मौजूद था कि मसले फ़लस्तीन की जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये साबित करती है कि जारियत, तंगनज़री, नफरत पर मबनी जो गैर मुल्की फौजी काबिज होके मुसलमानों को चाहे फ़लस्तीन में अपने हक़ खुद इरादियत और आज़ादी से महरूम किया जाए या मकबूजा कश्मीर में किया जाए, ये मामला ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। नंबर 2, ये नाकाम पॉलिसी है। और नंबर 3 कि ये आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बहुत अहम पार्ट है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं कि मिडिल ईस्ट में हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है। देखें, जब से अब्राहम अकॉर्ड हुआ, I2U2 का एक अलायंस बनने लगा, अमेरिका, इसराइल, यूएई और इंडिया का इंटेलिजेंस का, तो हमारे अरब भाइयों में कई सरबराहों को शायद ये गलतफहमी थी कि भारत में वो इन्वेस्टमेंट करके उसकी तरक्की से वो बायलैटरली फ़ायदा उठा सकते हैं, खुशहाली के हवाले से, दिफाई ताउन के हवाले से, उनकी डायस्पोरा के मतलब उनके फ़नून और काबिलियत के हवाले से। लेकिन इस वाक़े ने जो 8 उनके रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, तो उनका जो तर्ज अमल है कि दरअसल जब कतर की हुकूमत को ये पता चला कि दरअसल वो इसराइल और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं और हमारी हसास मालूमात हमारे सबमरीन प्रोग्राम के हवाले से मुंतकिल कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ये फैसला किया कि इनको सजाए मौत देनी चाहिए 1 साल की तहकीक के बाद। तो इसके जरिए से पाकिस्तान को ये मौका मुयस्सर आया है कि वो अपने अरब भाइयों और ममालिक को ये बावर कराए कि भारत की हिंदू की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसी और मुस्लिम दुश्मनी है वो पाकिस्तान और कश्मीर तक महदूद नहीं है, नंबर 1, बल्कि इसराइल की हिकमत अमली और भारत की हिकमत अमली कॉमन है और ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसमें इनके तमाम टारगेट्स और दुश्मन पूरी मुस्लिम उम्मा है। तो चाहे वो कतर में इस तरह का काम करें, चाहे वो बलूचिस्तान में करें, चाहे कश्मीर में करें, उस जोग्राफी उस जमा मकान की पाबंद ये हिंदुत्वा और एंटी मुस्लिम हेट्रेड नहीं है। तो ये इनके अलायंस को समझना और इनको अपनी सफ़ों में जगह ना देना और भारत की इकोनॉमिक
डेवलपमेंट को गलत अंदाज में एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना समझना, बल्कि उसके असल अज़ाइम को पहचानना और उसके मुताबिक एक हकीकत पसंदाना पॉलिसी भारत के हवाले से मुरतब करना उनके अपने कौमी सलामती के मफाद में है। और बल्कि उनको ये चाहिए कि डायस्पोरा, एक बात सिर्फ और कह दूं कि जो वहां पे डायस्पोरा है भारत का, उसको भी उनको सिक्योरिटी के लिहाज से एक थ्रेट और सस्पिशियस के लिहाज से देखना चाहिए, और उनको चाहिए कि पाकिस्तानियों को और उसी हर शोबे में तरजीह दें, बजाय कि वो भारतीय हिंदुओं को तरजीह दें जो कि इसराइल और रॉ के लिए इंटेलिजेंस एजेंट्स के तौर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे। मोहम्मद अली साहब, यह बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि जब भी हम ये सवाल उठाते हैं कि जी आलमी बरादरी भारत को अकाउंटेबल क्यों नहीं ठहराती, कटहरे में क्यों लेकर नहीं आती, तो एक जवाब जो बड़ा कॉमनली मिलता है वो यही मिलता है कि जी अब तो भारत इकोनॉमिक जाइंट बन चुका है। और मेरा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या मुआशी मफादात हावी आते रहेंगे ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर? जी, बहुत अहम सवाल है। देखिए, आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पुरुमीद हूँ कि मुस्तकबिल में जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, कनाडा के हवाले से, बरतानिया के हवाले से, कतर के हवाले से, जो भारतीय इंटेलिजेंस की पॉलिसी है कि वो दहशतगर्दी भी फैलाते हैं, वो टारगेट असैसिनेशन भी करते हैं, वो इंटेलिजेंस स्पियोनाज और जासूसी भी करते हैं, तो इन हक़ाइक़ को सामने रख के मैं समझता हूँ इवन मगरबी ताकतें, चाहे वो कनाडा हो, बरतानिया हो या हमारे अरब ममालिक हो, वो अब ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देखेंगे और अपने ताउन की नौयत, म्यार और मिक़दार को ज़्यादा मोहतात अंदाज में मुतय्यन करेंगे, ताकि जो रिश्तों और नातों की नौयत है वो हकीकत पसंदाना और जिम्मेदाराना इस अंदाज में हो कि उनके कौमी सलामती के मफादात पर कोई हर्फ ना आए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी भी है पाकिस्तान की, और ये इनडायरेक्टली हमारे कश्मीर के हवाले से कॉज को भी हाईलाइट करती है, और जो हमारा नैरेटिव भारत के हवाले से है उसको भी एक्सपोज करती है, और आलमी तौर पे भारत को एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए एक बढ़ते हुए खतरे के तौर पे प्रेजेंट करने में भी एक कन्विंसिंग आर्गूमेंट प्रोवाइड करती है। मोहम्मद साहब, ये फरमाएं कि एक तो है कि अरब ममालिक अपने तौर पर ये सोचें, आंखें खोलें, कतर के वाक़े को उसी तनाजुर में देखें जिस तनाजुर में वो लोग गिरफ़्तार हुए और फिर उनको सज़ाएँ सुनाई गईं, लेकिन दूसरा ये है कि क्या हमारी डिप्लोमेटिक कोर को इस हवाले से कोई प्रोएक्टिव जो रोल है अदा करना चाहिए। ख़ास तौर पर सऊदी अरब के साथ हम शेयर कर सकते हैं कि देखें हमारे मुक़द्दस मकामात वहाँ हैं, अगर ये इसराइल और भारत का नेक्सस वहाँ भी काम कर रहा है तो वो कितना ख़तरनाक है आपकी सलामती के लिए, मुक़द्दस मकामात के लिए, हमारे मजहबी जो मकामात हैं उनके लिए। तो इस पे हमारी डिप्लोमेटिक कोर को भी कुछ करना चाहिए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये एक अहम और टाइमली हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है कि जो भारत का तस्वीराती तर्ज अमल है, जो स्ट्रेटेजिक बिहेवियर है, उसकी हक़ाइक़ जो है वो हम अपने अरब भाइयों के सामने भी रखें और मगरबी ताकतों के सामने भी रखें कि वो चीन के हवाले से भी भारत की सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट भी ना करे, और साथ ही साथ वो मिस रीड ना करे उनकी इंटेंशंस को, और डेप्थ और जो कितनी गहराई और कुर्बत है इसराइल और भारत के तस्वीराती सोच में, मकासद में, उसको भी वो इग्नोर ना करे। और आखिरी बात आपने कहा, खासतौर पे दिफा के शोबे में तो बहुत हसास मामलात हैं। देखिए, पाकिस्तान की अफवाज का जो किरदार रहा है मशरिक़ वस्ता के ममालिक को ट्रेन करने में, उनको इक्विप करने में, उनकी जंगों में 73-67 की जंगों में, वो मेरे ख्याल में उसका मोतरफ सिर्फ हमारे अरब भाई नहीं बल्कि मुझे कहने दीजिए इवन इसराइल की क़यादत और अफवाज के जो लीडर्स हैं वो भी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के मोतरफ हैं।